हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आएंगे। और अगर आपको क्लास 6 साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बहुत ही आसानी से ये सारी वीडियोस मिल सकती हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ डू वी मेजर, देन व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर, देन करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। उसके बाद हम सीखेंगे मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, then describing position, then we will understand what is motion and rest of an object, और उसके बाद हम सीखेंगे types of motions। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से और समझते हैं हाउ डू वी मेजर। सो फ्रेंड्स, पहले के जमाने में जब स्केल या इंच टेप नहीं होते थे चीजों को मेजर करने के लिए, तो लोग चीजों को कैसे मेजर करते थे? पीपल यूज टू मेजर थिंग्स बाय, जैसे कि आर्म लेंथ से, यानी कि जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अपने आर्म की लेंथ से। कोई कहेगा कि भाई मेरे ये जो कपड़ा है ये एक हाथ जितना है या ये 2 हाथ जितना है। तो इस तरह अपने आर्म की लेंथ से चीजों को मेजर करते थे। या दूसरा तरीका होता था, जैसे कि उनको कोई लैंड मेजर करना है, अपना फार्म मेजर करना है, तो वो उसको वॉक कर कर उस पे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, उसको वॉक कर कर वो नंबर ऑफ स्ट्राइड्स को काउंट करते थे। या वो हैंड स्पैन का भी यूज करा करते थे, जैसे कि कोई छोटी चीज नापनी है तो उसको वो हैंड स्पैन से नापा करते थे। वो क्या होता है, देखिए इस तरह हम अपना हैंड खोल सकते हैं, और जो हमारी ये जो थंब की टिप है, यहाँ से लेकर लिटिल फिंगर तक की जो टिप है, यहाँ तक देखिए जितना ये उसको नाप पा रहे हैं, हाथ खोल कर जितना नाप पा रहे हैं, वो एक हैंड स्पैन होता है। तो ऐसी ऐसी चीजों से वो मेजरमेंट करा करते थे पहले के जमाने में, जब हमारे पास कोई इंच टेप या स्केल नहीं होता था। पर इसमें दिक्कत क्या आई कि हर किसी का जो है मेजरमेंट वो अलग अलग होता था। क्यों? क्योंकि भाई हर किसी के आर्म की जो लेंथ है वो अलग हो सकती है, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी तरह किसी का हैंड स्पैन छोटा है तो किसी का बड़ा है। तो चीजों को एग्जैक्टली मेजर करने में काफी दिक्कत आ रही थी, और इसी से जरूरत पड़ी ऐसी यूनिट्स की कि जिन जो इक्वल भी हो और जो सबको समझ भी आए। तो इसी वजह से अराइज हुई स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। Standard unit is an internationally recognized fixed value which is used to measure length, mass और volume। तो देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं, एक तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, यानी कि दुनिया भर में यही माने जाते हैं, और दूसरा इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, और इनको हम यूज करते हैं लेंथ, मास और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल एम। और फ्रेंड्स, अगर मीटर से कोई छोटी चीज नापनी है, मेजर करनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं सेंटीमीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल सी एम। और सेंटीमीटर से भी कोई छोटी चीज मेजर करनी है तो उसको मेजर करते हैं मिलीमीटर में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम एम से। और अगर हमें कोई बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको मेजर करते हैं हम किलोमीटर में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल के एम। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, और ये की फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। इसी तरह से 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और ये जो बाकी की दो ये जो छोटी यूनिट्स हैं, इन्हें आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं विद स्मॉल स्केल। ये स्केल जो हम 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, जो छोटा स्केल यूज करते हैं, इससे हम इन दोनों यूनिट्स को याद रख सकते हैं। देखिए इस स्केल में जो आपको ये दिख रही हैं 1 2 3 4, ये क्या है? ये सेंटीमीटर्स में ही है।
और हर सेंटीमीटर के बीच में ये जो स्मॉल मार्किंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये मिलीमीटर में है। और हर एक सेंटीमीटर में कितनी मार्किंग्स हैं ये छोटी-छोटी? देखिए 1 से 2 के बीच में 10 है ये, ठीक है? तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो स्केल की मदद से आप बहुत आसानी से ये जो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इसे याद रख सकते हैं। इसी तरह अगर हमें रिवर्स लिखना हो, इनका उल्टा लिखना हो, तो वो क्या होगा? दैट 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें हमें एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करते हैं? वी हैव टू कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। तो देखिए 5 सेंटीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 सेंटीमीटर। और अभी हमने देखा दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। तो बस हमने 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर्स लिख दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50 मिलीमीटर्स। सो 5 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 50 मिलीमीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 7.8 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में। तो 7.8 सेंटीमीटर्स को हम पहले लिख सकते हैं 7.8 इंटू 1 सेंटीमीटर्स। बस अब 1 सेंटीमीटर्स की जगह हम 10 मिलीमीटर्स लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.8 इंटू 10 इक्वल्स टू 78। सो 7.8 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 78 millimeters. Now friends, I have a question for you. 5.9 kilometers equals to how many meters? तो इसका आंसर मुझे कमेंट कर कर आप बताइए। तो अभी हमने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ सीखा। इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स kg। और किलोग्राम से छोटा यूनिट होता है ग्राम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g। एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L। और लीटर से छोटी यूनिट होती है मिलीलीटर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड कैपिटल L। ओके फ्रेंड्स, तो ये अब हमने सबकी स्टैंडर्ड यूनिट्स देख ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। Different scales are used according to the things we are measuring. तो फ्रेंड्स, लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं, बट सेम स्केल हर चीज को मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, राइट? डिफरेंट स्केल्स की जरूरत पड़ती है हमें अकॉर्डिंग टू द थिंग वी आर मेजरिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर लेंथ ऑफ अ पेंसिल अ रूलर इज यूज्ड। जैसे कि एक पेंसिल की लेंथ को मेजर करने के लिए हमें एक रूलर की जरूरत पड़ती है। बट टू मेजर हाइट ऑफ अ रूम मेजरिंग टेप वर्क्स बेस्ट। बट अगर हमें किसी कमरे की हाइट नापनी है तो हम ये ऐसी मेजरिंग टेप यूज करेंगे जो कारपेंटर भी यूज करते हैं, है ना? देखा होगा आपने। सिमिलरली टू मेजर ट्री ट्रंक और योर चेस्ट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप इज यूज्ड। अब इसी तरह अगर हमें जब हम टेलर के पास जाते हैं, वो हमारा साइज लेता है, तो वो कौन सी टेप यूज करता है? ये फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें डिफरेंट स्केल्स की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द थिंग जो हम मेजर कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल। फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि किसी भी चीज को अगर हमें स्केल से मेजर करना है तो उसका सही तरीका क्या है। देखिए, जैसे कि सपोज करिए हमें ये पेपर मेजर करना है, तो हम जो स्केल लेंगे उसको इस तरह प्लेस करेंगे कि वो इस पेपर के पैरेलल हो, वो ऐसा टेढ़ा ना हो। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह टेढ़ा नहीं होना चाहिए स्केल, जबकि इस तरह बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। और हमें देखना है कि जो स्केल की मार्किंग है, जहां से स्केल की मार्किंग शुरू हो रही है, वो इस तरह से हम प्लेस करें कि पेपर की स्टार्टिंग से वो स्टार्ट हो, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो ये सही तरीका होता है स्केल को प्लेस करके किसी भी चीज को मेजर करने का।
नाउ व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग द स्केल? अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें किसी चीज को मेजर करना है स्केल से, तो उसकी रीडिंग को रीड करने के लिए हमारी आई की क्या पोजीशन होनी चाहिए? हमें उसकी रीडिंग को कहां से रीड करना चाहिए? ए से, बी से या सी से? यस, बी से। जो हमारी आई है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए उसकी रीडिंग पर, इस तरह। ना तो हमें साइड से देखना है, ना लेफ्ट से साइड से देखना है, ना राइट से साइड से देखना है, हमें बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर से देखना है, जिससे कि हमारी रीडिंग एक्यूरेट आए। अगर हम साइड से देखेंगे तो एरर आएगा रीडिंग में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। Curved lines can be measured using a flexible measuring tape or a thread. अब फ्रेंड्स, अगर हमें किसी कर्व्ड लाइन को मेजर करना है तो उसे हम किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते, राइट? उसके लिए या तो हमें फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप चाहिए, जो मैंने आपको दिखाई थी, जो टेलर यूज करते हैं, या एक थ्रेड की मदद से भी हम कर्व्ड लाइन को मेजर कर सकते हैं। देखिए, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से तो आपको पता ही है कैसे मेजर करते हैं। थ्रेड से कैसे मेजर करेंगे वो देखते हैं। देखिए, हम थ्रेड को बिल्कुल साथ साथ रखेंगे कर्व्ड लाइन के, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और फिर हम इस थ्रेड को, जब हमने उसको बिल्कुल साथ साथ रख लिया कर्व लाइन के एंड तक, फिर वहां तक हम थ्रेड को सीधा कर देंगे, हम थ्रेड को सीधा कर देंगे और उसको मेजर कर लेंगे हम स्केल की मदद से। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कर्व लाइन की कितनी लेंथ है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग पोजीशन। अब फ्रेंड्स, आपको पोजीशन भी डिस्क्राइब करना आना चाहिए। देखिए, यहां पर आपको ये कुछ घर दिख रहे हैं, राइट? यहां पर एक गार्डन है और इस तरफ ये स्कूल है। अब अगर हम पद्मा का घर देखें तो पद्मा का घर जो है वो गार्डन के तो पास है, बट स्कूल से दूर है। जबकि जो दीपा का घर है, दीपा का घर स्कूल से पास है और गार्डन से काफी दूर है। और अगर हम हरदीप का घर देखें तो हरदीप का घर स्कूल से और गार्डन से दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट? तो इसी को कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। When distance is stated with respect to a fixed point, then this point is called a reference point. तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले पद्मा का जो घर है उसे एक फिक्स पॉइंट, उसे एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया था, उससे हमने स्कूल तक का और गार्डन तक का डिस्टेंस देखा था। फिर मैंने दीपा के घर को रेफरेंस पॉइंट लिया, उसके घर से स्कूल तक और गार्डन तक का डिस्टेंस देखा। इसी तरह मैंने फिर हरदीप के घर को एक फिक्स पॉइंट, दैट इज रेफरेंस पॉइंट लिया और उसके रिस्पेक्ट में हमने डिस्टेंस देखा स्कूल तक का और घर तक का। तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट। एंड दिस रेफरेंस पॉइंट इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंपैरिजन। और ये रेफरेंस पॉइंट कंपैरिजन करने में काम आता है, अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करने में काम आता है। जैसे कि देखिए कि अगर हम ताजमहल जाना चाहते हैं और हम दिल्ली में रहते हैं तो हम क्या कहेंगे कि दिल्ली से ताजमहल तक जाने का डिस्टेंस अराउंड 230 किलोमीटर्स है, ऐसे ही बात करते हैं ना। तो दिल्ली हमने उस टाइम पर रेफरेंस पॉइंट लिया। देखिए फ्रेंड्स, रेफरेंस पॉइंट का एक रियल लाइफ एग्जांपल अब देखते हैं हम। आपने ये साइन जो है, ऐसा साइन आपने हाईवे पर देखा होगा। जैसे कि आप कहीं से आ रहे हैं टूवर्ड्स दिल्ली, तो आपने ऐसा एक पत्थर लगा हुआ साइड में हाईवे पर देखा होगा, जहां पर लिखा होगा दिल्ली 70 किलोमीटर्स या 80 या 90, कुछ ऐसा लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप जिस जगह हैं वहां से दिल्ली का एक रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, उस जगह तक का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर्स। जैसे कि यूजुअली राजघाट या सीपी से, कनॉट प्लेस से दिल्ली का रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, तो वहां तक का ये डिस्टेंस बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके घर तक का डिस्टेंस है, नहीं, आपका घर रेफरेंस पॉइंट नहीं है इस केस में। तो देखिए, हो सकता है कि आपका घर दिल्ली में भाई वहां से घुसने के बाद 5 किलोमीटर दूर और हो, बट यहां पर ये जो मेजरमेंट लिखी हुई है 70 किलोमीटर्स, ये विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट है। ओके, तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो आप कभी आप हाईवेज वगैरह पर ट्रैवल करते हैं तो वहां पर आपने शायद देखा होगा।
Now our next topic is motion and rest of an object. An object is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point with time. तो फ्रेंड्स देखिए, एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है? एक ऑब्जेक्ट मोशन में जब कहलाता है जब उसकी पोजीशन चेंज होती है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जब वो ऑब्जेक्ट कहलाता है कि वो मोशन में है। And if an object is not changing its position with respect to the reference point with time, it is said to be at rest. और अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। ओके, so the reference point is important in deciding whether an object is at rest or in motion. तो इससे हमें पता चलता है कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने में कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है। तो फ्रेंड्स, रेफरेंस पॉइंट को चूज करना हमें आना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दीपा है और ये एक बस में ट्रैवल कर रही है। इसने ये मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीखा, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं चेक करूं कि मैं इस टाइम मोशन में हूं या नहीं। तो उसने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करा और फिर उसने देखा कि भाई ये जो पर्सन उसके यहाँ बस में बैठा है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, फिर इस गर्ल की भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसी तरह उसने नोटिस करा कि जब उसने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट लिया तो उसके रिस्पेक्ट में किसी की भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसलिए उसने सोचा कि भाई सभी की सब रेस्ट में है। ठीक है, बट ये जो चीज थी वो गलत है, क्योंकि असलियत में तो जो बस है वो मूव कर रही थी, तो सब मोशन में थे। तो फ्रेंड्स, दीपा ने गलत रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करा था। उसे बस के बाहर का कोई रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए था, जैसे कि कोई बिल्डिंग या कोई पेड़। जब उसको समझ में आता कि जो बस है वो मोशन में है और ये सब भी मोशन में है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक सही रेफरेंस पॉइंट चूज करें, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिसाइड करने में कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट में है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मोशंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस। तो मोशन तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। आइए इन तीनों टाइप को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले आइए लीनियर मोशन समझते हैं। When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसे कहते हैं हम लीनियर मोशन। The direction of motion doesn't change and the object continues along the same straight line. और लीनियर मोशन में मोशन की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने हाथ से नीचे इरेजर ड्रॉप करेंगे तो जो इरेजर है वो सीधा नीचे जाके गिरेगा, वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ही नीचे गिरेगा। और इसी तरह से किसी भी अगर पेड़ से कोई फल गिरता है तो वो भी लीनियर मोशन में गिरता है, यानी कि वो सीधा नीचे गिरता है स्ट्रेट लाइन में। और अगर आप किसी बॉक्स को मूव करेंगे, उसको धक्का देंगे, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। राइट, तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लीनियर मोशन के। फ्रेंड्स, रियल लाइफ में भी आपको लीनियर मोशन के काफी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अ कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ये क्या है? ये लीनियर मोशन ही है। इसी तरह से अ ट्रेन विच मूव्स ऑन स्ट्रेट ट्रैक्स, जब स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक्स पर ट्रेन मूव करती है तो वो भी लीनियर मोशन है। सिमिलरली एन एथलीट हु इज रनिंग अ 100 मीटर रेस, तो देखिए आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दौड़ते हैं, स्पेशली जो 100 मीटर की रेस होती है इसमें। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लीनियर मोशन फ्रॉम रियल लाइफ।
Now next is circular motion. When an object moves along a circular path, its motion is called as circular motion. यानी जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. In this type of motion, the object constantly changes direction to follow the circular path. और इस सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर क्षण यानी कि कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है टू फॉलो द सर्कुलर पाथ. जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे इस लड़की ने एक थ्रेड में, एक रस्सी में ये आलू बांधा हुआ है और वो उसको घुमा रही है. तो ये सर्कुलर मोशन है. ये जो आलू घूम रहा है ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और वो अपनी डायरेक्शन हर क्षण चेंज कर रहा है टू फॉलो द सर्कुलर पाथ. इसी तरह से आपने मेले वगैरह में ये देखा होगा, मैरी गो राउंड. तो इसमें जो मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन है. Now let's see some more examples of circular motion from our real life. Like satellite orbiting the earth. तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करती हैं सर्कुलर मोशन में ही. यहां तक कि जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है इन नियर अबाउट सर्कुलर मोशन ओनली. Another example from real life is rotation of a ceiling fan. फ्रेंड्स, आपने अपने सिर के ऊपर पंखा घूमते हुए देखा ही होगा. तो जो उसकी मूवमेंट है वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन ही है. इसी तरह से जब घड़ी की सुइयां जो घूमती हैं वो भी मूव कर रही हैं सर्कुलर मोशन में ही. तो ये सभी एग्जांपल्स हैं सर्कुलर मोशन फ्रॉम रियल लाइफ. नाउ नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन. When an object moves to and fro about any fixed position, its motion is known as oscillatory motion. यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पोजीशन के आसपास घूमता है यानी टू एंड फ्रो घूमता है, उस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. एंड हियर द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल्स. और यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन में जो मोशन होता है वो रेगुलर इंटरवल्स में रिपीट होता है बार बार. लुक हियर फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का. इसमें हमने क्या किया कि हमने एक थ्रेड से एक रबर को इस तरह बांध दिया और लटका दिया. फिर हम इस रबर को थोड़ी हाइट तक लेके गए और वहां से हमने इसको छोड़ा. तो आप देखेंगे कि जो इरेजर है वो ऐसे टू एंड फ्रो मूव करेगा और ये मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पोजीशन जहां से हमने उसको पकड़ा हुआ है. तो ये है ऑसिलेटरी मोशन. इसी तरह से जब आप पार्क में झूला झूलते हैं तो जो आपका स्विंग है वो भी मूव करता है टू एंड फ्रो, करता है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पोजीशन. तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं ऑसिलेटरी मोशन के. Now let's see some more examples of oscillatory motion from our real life. जैसे कि पार्क में जब कोई बच्चा सी सॉ पे झूल रहा होता है तो देखिए ये जो सी सॉ मूव कर रहा है ये भी टू एंड फ्रो मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स फिक्स पोजीशन. ये जो बीच में उसकी फिक्स पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मूव करता है. तो ये मोशन भी है ऑसिलेटरी मोशन. इसी तरह से जो पेंडुलम की मूवमेंट होती है, पेंडुलम भी देखिए ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता है, तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन है. सिमिलरली जब कोई गिटार की जो स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है. वो वाइब्रेट होती है, टू एंड फ्रो जाती है और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही वापस आ जाती हैं. तो ये सभी एग्जांपल्स हैं ऑसिलेटरी मोशन के. Now next is periodic motion. If an object repeats its path after a fixed interval of time, its motion is said to be periodic. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पाथ रिपीट करता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद तो उसके मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन. और ऐसा कब होता है फ्रेंड्स, दोनों में, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन दोनों में ही यही होता है. तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं पीरियोडिक मोशन के. ओके.
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। मुझे यकीन है कि आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो इसी तरह अगर आपको क्लास 6 साइंस की कोई और वीडियो देखनी हो तो इसका सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।